हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 8 का है ना, ज्योग्राफी चल रहा है। चैप्टर 1 करा चुके हैं और अभी चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास 6-7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। सारा कराया जा चुका है और लाइन बाय लाइन कराया जा चुका है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं चैप्टर 2, जो कि है भूगोल का और क्लास 8 का। नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। देखिए, तंजानिया के एक छोटे गांव में वंबा पानी लाने के लिए पर्वत शीघ्र उठती है। एक कहानी जैसा पढ़ेंगे, उसी से फिर आगे बुक का क्रिएशन होगा। ठीक है, आप समझ पाएंगे। देखो कि तंजानिया के एक छोटे गांव में वंबा पानी लाने के लिए पर्वत शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वो कुछ घंटे के बाद लौटती है। इसके उपरांत वो घर के कार्य में अपनी माँ के हाथ बटाती है और अपने भाइयों का बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चार और चट्टानों भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते थे, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाना के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रबंधन करने का कारखाना चलाता है। तो इसी तरह से कहानी है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या है ना, भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है, यह निर्जन है। समझ में आ रहा होगा बात में। क्या बोला गया यहाँ पे? विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के है ना 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन जनसंख्या नहीं। चलो सब बातों को देखते हुए हम लोग डायरेक्ट देखेंगे भूमि किसे है। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यह नहीं इस थोड़े से प्रतिशत के बीच सभी भाग आवास योग्य नहीं है। तो बात को आप समझ गए होंगे कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है, लेकिन भूमि कितना प्रतिशत? 30% है। और क्या है कि इस 30% में भी अब सभी जो है लाइन योग्य नहीं है। अब देखिए, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असामान्य पाया जाता है। उबड़ खुबड़ है ना, असमान उबड़ खबड़ स्तरकृत पर्वतों के तीव्र ढलान, जलांकृत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन एवं वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक है, उर्वर मैदानों और नदी के घाटों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सल्जबर्ग इस क्षेत्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। देख रहे हैं भूमि का उपयोग। ठीक है, आप देखिए भूमि उपयोग क्या है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग का इस्तेमाल। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? चलिए, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलकृत मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए महत्वपूर्ण निर्धारण है। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चार फलों, नट या औषधि बूटियाँ को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन। उसके बाद जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्तन के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाना, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। आप समझ पाएंगे। देखिए, भूमि में समय के अनुसार परिवर्तन जो है सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप देख सकते हो। आप भूमि संसाधन का संरक्षण देखिए। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि युक्त भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस क्षेत्र है ना, इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश
की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक के विनिमय, उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीका है। अब देखिए मृदा। मृदा क्या है? मृदा पृष्ठ की है ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव, है ना, खनिजों और जैव तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। चलिए इससे पहले ये क्या है देख लेते हैं। एक तरह से भूस्खलन क्या होता है। देखिए भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह प्रायः भूकंप और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों का आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तारित रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। तो भूस्खलन आप सुने होंगे कि यहाँ इस जगह पे भूस्खलन आया, पहाड़ी क्षेत्र के आसपास ही भूस्खलन आता है। अब देखिए एक वस्तुस्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रोकांग पीको के निकट पांजी गाँव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में शीघ्र ही विस्फोटक द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा गया है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधि के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है। चलिए ज़्यादा ये देख लेते हैं एक बार फिर से तब भी कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधि है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार इन्हें, ठीक है। ये सब देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल वही देखेंगे। अब देखिए समझ सकते हैं जनक मिट्टी है ना, अपक्षय चट्टानों के पदार्थ है, बालू गाद केले के साथ उपद वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। एक तरह का क्या चीज़ का चित्र है, मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, ठीक है। अब देख सकते हैं प्रतिधारी दीवार है, ये सब देख सकते हैं। चलो और इसमें फिर से अच्छे से आप देख लीजिए मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। शब्द वाले देखिए अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों को टूटना और क्षय होना कहलाता है अपक्षय। अब देखिए क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आप बात समझ में आ रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लगता है। देखिए तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। अब देखिए मृदा जो है, मृदा क्या क्या है, उच्च तुंगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। सब देख लेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक तरह से। अब देखिए मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण मुख्य कारक जनक, शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में यह भिन्न होते हैं। अब देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संशोधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, ठीक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदा को निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण कुछ विधियाँ निम्न प्रकार है। मल्च है ना बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा का अर्धता रुक जाती है। अब देखिए वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपन अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे भूपृष्ठ प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समुच्चय रेखे जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखा को समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। रक्षक मेखलाएँ क्या है, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। और एक है समुच्चय रेखा रोधिका, ठीक है। क्या समुच्चय रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। बात अब समझ गए होंगे सारे बात। अब देखिए
दूसरा है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज का फसल उगाना। वर्षा देहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें के अंतर कतारों में उगाई जाती है। अब क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन मीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन मीटर वर्षा भी अधिक हो गई। अब देखिए जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतु को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल 2.7% ही है। इसे लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानंदों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि जल जो 1% हम लोग पीने लायक है, बाकी जितने प्रतिशत वो पीने लायक नहीं है। अब पता है कि पूरा जो है अपना कितना प्रतिशत, हाँ 1/2/3 के भाग जल से ढका हुआ है। उसमें 70% क्या बर्फ़ है, तो 1% पीने वाला। अब देखिए आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के जल की खपत इतना होता था, ये बता चुके हैं। अब क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल बर्बाद करते हैं। अब देखिए इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षवन और वहाँ की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही कर रहा है, परंतु प्रक्रिया में है ना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। आप देख लेंगे कि आप जानते हैं कि आप अपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब देखिए जल उपलब्ध की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब देखिए जल संसाधन का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छीन होते जल संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है ना। जल एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन, ये याद रखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। यमुना नदी वहित मल है ना। आपको पता है जितना भी गंदगी सब नदी में फेंका जाता है, ये बात आप जान लें। अब देखिए अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयोग बना देता है। अदूषित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रासायनिक का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक वायु शराब जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रोजन धातु और पीरकनाशक जल को प्रदूषण कर देते हैं। इनसे अधिकांश रासायनिक अजैव निर्मीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। इन प्रदूषण को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व वहित स्रावों को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठ प्रभाव को बचाने के दूसरी विधि है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को
है ना, रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई के इन विधियों को अपनाना बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इसे जल का संग्रह करना एक विभिन्न उत्पादन उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर, है ना, 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और, है ना, जीवन, वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्पी प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी की वस्तु देख के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप इन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वो बेंत और बाँस की बनी है। भारत की पूर्वी उत्तरी, है ना, अर्ध प्रदेश में बाँस प्रचुर मात्रा में पैदा होती है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी अर्ध प्रदेशों में, ठीक है। जैस्मी, रेशमी, अस्फाक देखकर उत्साहित थी यह, है ना, रेशमी का देख के स्कार्फ, खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीट से प्राप्त होता है और जो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पेड़ हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरण क्षेत्र में ही पाया जाता है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। पारितंत्र वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देता है, प्राणियों को आश्रय देता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने में जिसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेक्टस, तारपीन के तेल, गोद, औषधियाँ और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे की जनसंख्या, है ना, पौधे के असंख्य उपयोग है उनमें हाँ आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जल जीव रूप, है ना, आते हैं। उनमें से हम दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों का परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघट्य के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीट पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चलिए इससे पहले चित्र सबको देख लेते हैं जो छूट गया है। इससे पहले आप देखिए कि आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिलॉक्फिक एस्पिरिन अथवा डबोप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता है, उनका अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशु पर उन औषधि का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, गिद्ध का जो है प्रजनन किया जाता है, पता रहना चाहिए। अब एक किंग फिशर है, एक तरह सा किलकिला किंग फिशर पक्षी है। ये है घास स्थल एवं वन। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंडा। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, देखिए अच्छे से। वन में अजगर। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता का हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां काटकर और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उन्हें कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब देखिए स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया, ठीक है, चित्र जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
और उसके बाद देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतु को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही प्रतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंता में से एक अनाधिकार शिकार करने की जनसंख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। उसके बाद देखिए क्या सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की वर्षा प्रचुर वन में क्षति हुई है। एक तरह का सुनामी आता है तो सभी वनों का खतरा होता है, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है। अब देखिए पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकीकृतकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकरण शिकार किया जा गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शत्रुमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, मंडलीय चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियाँ, झीलों और अर्धभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब देखिए ब्लैक बग को सुरक्षा की आवश्यकता है, बात समझ होंगे। यहाँ देखिए कितना सारा है ना, मतलब ये हुआ आग लगने के बाद वन जल गया, बहुत कुछ है ना, या पढ़ सकते हो। एक तरह से अधिक जानिए। देखिए तारिक झंडा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, एक तरह से बात समझ में आ रहा होगा। नियंत्रण के कुछ उपाय बता रहा है, इससे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शब्द देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक परितंत्र की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान समझ में आ रहा होगा, जो बराबर है राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं पार्क। अब देखिए यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण यह तो विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी है ना, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। वन महोत्सव, ठीक है। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह विविध जातियों के निवास पर अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी CITES है ना, क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। चीतलों का झुंड देख सकते हैं आप, यह है शब्द वाली राष्ट्रीय उद्यान देख लिए थे हम लोग। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। और शब्द वाले देखिए जैव मंडल निचय, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े सुरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उसके बाद क्या आप जानते हैं CICI जो कि पड़े थे सरकारों के बीच एक है ना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों, पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधे की 28,000 जातियाँ रक्षित हो गई है ना। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। अब देखिए हम लोग चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब यह अभ्यास है, अभ्यास आप लोग खुद देख सकते हैं और खुद उसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं MCQ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मृदा निर्माण का नहीं है, आप समझ रहे हैं, मृदा निर्माण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय ढाला पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। वेदिका किसी कैसा था। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल है, नहीं है। चलो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह चैप्टर इससे वैसा थोड़ा सा फास्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से होगा है ना। नेक्स्ट चैप्टर बोले या तो नेक्स्ट जो कि हाँ चैप्टर या नेक्स्ट सब्जेक्ट जितना भी होगा अच्छे से होगा। तो आप लोग यहाँ बने रहे और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं।